तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी भाई? आप मत कीजिए, आज नहीं करोगे कल करना पड़ेगा आपको। आप तो खुद ही एक रिवॉल्यूशन, एक आंदोलन के लिए जो है लोगों को उकसा रहे हैं। आप खुद ही जो है एक जमीन तैयार कर रहे हैं। भाई भारत के लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं। इसलिए हमने देखा कि बांग्लादेश में हाल फिलहाल के दिनों में रिवॉल्यूशन हो गया, श्रीलंका में रिवॉल्यूशन हो गया, है ना। पाकिस्तान में हमने देखा कि जनता ने कैसे आर्मी के एरिया में कैंटोनमेंट पे हमला किया जब इमरान खान को जेल भेजा गया था। ये सब होने के बाद भी भारत में लोग शांत है, क्योंकि हम लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं और हम लोग नियम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोग गॉड फियरिंग लोग हैं। पर यदि आप अत्याचार की इंतहा कर दोगे, जब सारी सीमाएं पार हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद में जैसा कि आपने कहा कि भाई कोई जवाब नहीं दे रहे हो, कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जनता क्या करेगी? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, उन आरोपों के मद्देनजर कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आता नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में लगातार जारी है, लेकिन बिहार में धांधली दर धांधली निकलकर सामने आ रही है। इतनी अनियमितताएं सामने आई है, लग नहीं रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से करने के मूड में चुनाव आयोग है और उनके जो अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं वो हैं। क्योंकि इतनी सारी खामियां अगर उजागर हो रही हैं जो इशारा कर रही है राहुल गांधी के उन आरोपों की तरफ जो उन्होंने कर्नाटका की एक सीट को लेकर लगाए कि एक ही एड्रेस पर कई लोग मौजूद हैं, कई लोगों का नाम रिपीटिशन मोड में है। तो अगर एसआईआर में भी यही हो रहा है तो फिर एसआईआर की प्रक्रिया हो क्यों रही है? और ज्ञानेश कुमार जी आखिरकार कहां गायब है? 7 तारीख के बाद से वो क्यों सामने नहीं आए? ना वो विपक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, ना ही किसी बात का कोई जवाब दे रहे हैं। इतने गंभीर आरोप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगे हैं और फिर भी हर तरफ खामोशी। इस पर बात करेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, विश्व पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, किस तरह से देख रहे हैं इन आरोपों को, और आरोपों के मद्देनजर ज्ञानेश कुमार जी गायब हैं? ज्ञानेश कुमार जी गायब हैं, ये तो मेरे लिए भी न्यूज है कि भाई ये कहाँ गायब हैं। ये तो मिलने वाले थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलने की इन्होंने इच्छा बताई थी। बाकी इलेक्शन ईसी ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अधिकारियों के साथ में। अब आप बता रहे हैं कि गायब है, तो ये तो मतलब इस देश में सब लोग गायब ही चल रहे हैं। कभी धनखड़ जी गायब चल रहे हैं, कभी ज्ञानेश कुमार जी गायब चल रहे हैं, कभी मोदी जी गायब हो जाते हैं, पता नहीं फॉरेन वॉरेन चले जाते हैं। ये देश जो है पूरा राम भरोसे चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ऑटो पायलट मोड पे पूरा का पूरा कंट्री जो है वो विचरण कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए नहीं सर, आपने गायब बहुत तो होंगे ही, क्योंकि सवाल ऐसे पूछ लिए गए हैं और खुलासे ऐसे ऐसे हो रहे हैं जिसका जवाब नहीं है। अब जवाब नहीं है तो आदमी सामने क्यों आएगा, किस लिए आएगा? जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि गायब होने में कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि ये लोग अकाउंटेबिलिटी जो है उसको फेस नहीं करना चाह रहे, जवाबदेही जो है उससे दूर भागना चाह रहे हैं। ये कतरते हैं, इनसे कोई सवाल ना पूछें, ये किसी के ऊपर में कुछ भी आदेश जारी कर दें, पर इनसे कोई सवाल ना पूछा जाए। देखिए हिमांशु जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिस दिन राहुल गांधी जी ने ये बात कही थी, प्रेजेंटेशन दिया था और ये कहा था कि किस तरीके से कर्नाटका की बेंगलुरु की एक सीट में घालमेल किया गया है, महादेवपुरा की सीट थी वो, जहां तक याद आ रहा मुझे, है ना। उसके बाद में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस बात का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा, उस समस्या का निपटारण या समाधान करने के बदले इनसे शपथ पत्र मांगने का जो है जो कार्य इन्होंने किया, उससे साफ समझ में आता है कि भाई इन लोगों को जो है अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका कोई एहसास नहीं है, या यदि एहसास है भी तो ये उससे कतरा रहे हैं। और यही कारण है, देखिए पूरे देश में जो अव्यवस्था फैली है, हिमांशु जी इस बात को समझिए क्यों अव्यवस्था फैली है। अव्यवस्था फैलने का कारण ही है कि जो लोग जिस पोजीशन पे बैठे हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल्स यदि ढंग से काम करे तो कभी भी एग्जामिनेशंस के पेपर लीक ना हो। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भाई
मतलब एग्जामिनेशन पेपर लीक होना ये अपने आप में एक फैशन सा हो गया। मतलब कोई एग्जाम सुचारू रूप से हो जाए, यही अपने आप में बहुत बड़ी मतलब अलौकिक चीज है। ये आज से मतलब 10-15 साल पहले ये समस्या नहीं थी, या अभी हम समस्या देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि सत्ता के अंदर में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके मन में कहीं एक ये बात घर कर गई है कि यदि हम कुछ गलत भी करेंगे तो भी हमारे ऊपर किसी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। और जब आपके मन से भय निकल जाता है, तब आप अपना मन माफिक काम करते हैं। वही हम देख रहे हैं लास्ट उसमें इंटरव्यू में जो मैंने और आपने बात किया था, उसमें यही कहा था कि भाई आप ये देखिए कि कंपैरिजन कीजिए, यही हमारे भारत के पड़ोस में बांग्लादेश है। आप देखिए कि बांग्लादेश में वहां के इलेक्शन कमीशन के लोगों ने जब ठीक तरीके से कार्य नहीं किया, तो किस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने इन ईसी ऑफिशियल्स का सत्कार किया, जूतों से और चप्पलों से जो है इनका सत्कार हुआ। तो ये प्रेसिडेंट तो सार्क कंट्रीज में स्टैब्लिश हो चुका है। इसके पहले हमने श्रीलंका में भी देखा है कि कैसे लोगों ने दौड़ा दौड़ा के जो है प्रेसिडेंशियल भवन में जो है वो मतलब किस तरीके का जो है उन्होंने न्याय जो है, जब जनता न्याय लेने पे आ जाती है, जब भीड़ न्याय लेने पे आ जाता है, तो फिर अच्छे अच्छे लोग जो है ना, इनके हाथ पांव जो है ये कांपने लग जाते हैं, फूल जाते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से राजपक्षे बंधु जो है देश छोड़ के भाग गए वो होते से। बांग्लादेश में हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, गृह मंत्री जी जो हैं, इनको बहुत ज्यादा समस्या है बांग्लादेश के मुस्लिम लोगों से। पकड़ पकड़ के बोलते हैं उनको वापस बांग्लादेश भेजना हमारा परम कर्तव्य है। शेख हसीना को बैठा के जो है ये इतने लास्ट 1 साल से जो है सत्कार कर रहे हैं, हाव भाव उनके उसमें लगे हुए हैं। तो ये स्पष्ट कर रहा है, देश के लोगों को ये समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है कि भाई ये बोलते कुछ है करते कुछ है। एक तरफ बांग्लादेशी लोगों के बीच में, लोगों के लिए जनता के बीच में इतना ज्यादा आक्रोश, इतना ज्यादा गुस्सा पैदा कर रहे हैं, वहीं बांग्लादेश की राष्ट्रपति जिनको उनके अपने देश के लोगों ने भगा दिया है, जो भाग के हमारे देश में जिन्होंने शरण ली है, उनको आपने शरण दे के रखी हुई है। तो ना तो विदेश नीति इस देश हमारे देश की हमें कुछ समझ में आ रही है, ना ये देश के अंदर में जो ब्यूरोक्रेट्स है वो किस तरीके से देश को चलाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है। आपने बताया कि भैया ये 7 अगस्त से गायब ही हैं, आज का 13 अगस्त है, तो 6-7 दिन से 1 हफ्ते से आदमी गायब रहे, और वो भी इस लेवल का ऑफिशियल, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हिमांशु जी, अब वक्त आ गया कि ये देश की जनता जो है ये जरा सोचे विचारें कि किस तरीके से जो है इन चीजों का निपटारण किया जाए। जी हिमांशु। अच्छा, समझ में ये नहीं आ रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया की जा रही थी, कम से कम उसमें ही धांधली ना होने देते। मतलब जो हो गया पीछे, जो हमने घालमेल किया, उस पर ही पर्देदारी हो जाती है एसआईआर के जरिए। लेकिन एसआईआर में जो भी खामियां निकलकर सामने आ रही हैं, राहुल गांधी ने वही आरोप कर्नाटका में भी लगाए हैं। तो लग रहा है कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और ज्ञानेश कुमार जी कोई जवाब देने तो अब तक आए नहीं है सामने, तो और भी पुख्ता चीजें हो रही हैं। तेजस्वी यादव ने खुलासा किया, उन्होंने कहा भीखू भाई दलसानिया नाम के एक शख्स हैं जो कि गुजरात के हैं, अब वो वोटर बन गए हैं बिहार के। उन्होंने लोकसभा चुनाव में गुजरात में गांधीनगर में वोट डाला, और अब वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आ गए हैं, उनको यहाँ का वोटर बना दिया गया, और उनका एड्रेस है 0। उनका जो पूरा पत्र है वो वही गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। मतलब घालमेल की भी हद है, और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण आ रहे हैं। मतलब 124 साल की महिला को फर्स्ट टाइम वोटर बता दिया। मतलब इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं, सामने आंखों से दिख रही हैं, और फिर भी अगर हम ये कहें कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है और कर्नाटक में भी किया होगा, तो फिर इस बात पे भरोसा नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हो सकता। नहीं, आपने बहुत ही बढ़िया चीज जो है वो रेखांकित की है कि भाई ये सर की जो एसआईआर जो आप बोल रहे हैं, इसकी मतलब ये क्या मंशा क्या है इसके पीछे। भाई आप कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ एम होता है, ठीक है। उसके बाद जो है उस पर पूरी सरकारी संगठना लगाई जाती है, पैसे जो है वो व्यय किए जाते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो एसआईआर की जो इन्होंने कवायद जो है शुरू की है, इसके पीछे आप क्या करना चाहते हो। और ये करने के बाद भी यदि आपको दिख रहे हैं कि
कहीं गुजरात के वोटर हैं, कहीं कर्नाटका के वोटर आके बिहार में मतलब वोटर लिस्ट में उनका नाम नजर आ रहा है। तो यार ये तो स्पष्ट करता है कि इसके पहले जो ईसी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने ठीक से बिहार में काम नहीं किया। ये तो मतलब पहली स्थिति में दे शुड नॉट हैपन। ये हुआ कैसे? ये अपने आप में एक समझने वाली बात है कि भाई इस तरीके की बड़ी बड़ी गलतियां तो होने नहीं चाहिए थी। गुजरात का व्यक्ति किस तरीके से जो है बिहार में उसका नाम है, ये सोचने वाली अपने आप में बात है। देखिए हिमांशु जी, मैं आपका ध्यान एक ऐसी चीज की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जो कोई आज की डेट में पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बोल रहा है। उसको आप ध्यान से मेरे 4 PM के दर्शकों आप लोग भी सुनो। देखिए पिछले 5-10 साल में डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा जो है ना तेजी से देश में फैला है। ये मोबाइल के थ्रू जो है, मोबाइल के थ्रू आप पेमेंट्स करते हैं, मोबाइल के थ्रू आप फोटोज खींचते हैं, मोबाइल के थ्रू आप फेसबुक को एक्सेस करते हैं, ट्विटर को एक्सेस करते हैं, तो आपकी लोकेशन जो है वो लोकेट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा डाटा है ये देश में सरकार के पास में है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में नहीं है। तो सरकार बखूबी जानती है कि हिमांशु लखनऊ के रहने वाले हैं, कि हिमांशु जो है वो चेरापूंजी के रहने वाले हैं, कि हिमांशु जी जो है वो कन्याकुमारी में रहते हैं, राजीव रंजन सिंह जी नागपुर में रहते हैं, कि राजीव रंजन सिंह लेह लद्दाख में रहते हैं। ये बकायदा पूरा डाटा सरकार के पास में है, क्योंकि मेरे बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेके फेसबुक एक्सेस तक सारी चीजें मैं मोबाइल के थ्रू कर रहा हूं। तो ये अगर घालमेल हो रहा है तो ये सरकार बहुत इजीली जो है ये पकड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति जो बैंगलोर, मान लीजिए लखनऊ का रहने वाला व्यक्ति यदि बैंगलोर में आज की डेट में रह रहा है तो दिख रहा है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वो बैंगलोर से कर रहा है, वो रोज फेसबुक को एक्सेस बैंगलोर से कर रहा है, तो उसका नाम यदि तो भी लखनऊ में है तो ये बात जो है कोई समाजवादी पार्टी वालों को नहीं मालूम होगी, कांग्रेस को नहीं मालूम होगी, बट सरकार को अवश्य पता होगा, बीजेपी को अवश्य पता होगा। तो यदि वो लखनऊ का रहने वाला व्यक्ति यदि बैंगलोर में रह रहा है और वहां वोट डाल रहा है और उसके बाद में वो लखनऊ में भी वोट डालता हुआ पाया जा रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? सारा डाटा, लोकेशन का डाटा किसके पास में है? सरकार के पास में है। सरकार के पास में तमाम तरीके के लोकेशन के डाटा होने के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि ये उसमें किसी भी त्रुटि में सुधार करने का प्रयास नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं आपको मिल जाएंगे जिनका नाम जो है बॉम्बे में भी है, लखनऊ में भी है और बैंगलोर में भी है। भाई वो व्यक्ति कहाँ रह रहा है 3-4 सालों से आपको स्पष्ट दिख रहा है। कायदे से नियम ये है कि यदि कोई व्यक्ति 2 कंसेक्यूटिव या 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शन में वोट नहीं करता है तो उसका नाम ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो आपको तो नजर आ रहा है कि भाई ये व्यक्ति 3 मतलब जब भी वोटिंग हुआ है इसके कहां से मोबाइल जो है, लोकेशन जो है वो कहां का इसका पकड़ में आ रहा है, तो ये किस तरीके से वोट डाल रहा है किसी और स्टेट में जाके। तो क्या है, राजीव रंजन सिंह यदि नागपुर के बाशिंदे हैं और अगर उनका वोट बॉम्बे में पड़ रहा है, चूंकि किसी टाइम में वो बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे में भी उनका वोट था, तो इसमें राजीव रंजन सिंह की गलती नहीं है, क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन को बकायदा एप्लीकेशन दे चुके हैं कि भाई मेरा नाम वहां से हटाइए। इसका मतलब है कि मेरे नाम पे जो है एक ऐसी पार्टी जिसके पास में डाटा है, जिसको ये जानकारी है कि राजीव रंजन सिंह अब बॉम्बे में नहीं रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, वो अपने किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू वोटिंग करवा रहा है मेरे नाम से। तो ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। इस कॉन्स्पिरेसी को पॉलिटिकल एनालिस्ट भी नहीं समझ रहे हैं। ये इनको प्रश्न ये पूछना चाहिए, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई साहब जब मोबाइल है, मोबाइल द्वारा लोकेशंस आपको पता है कहाँ पे किसकी है, तो आप ये जो संदिग्ध नाम दिख रहे हैं उनको क्यों नहीं आप एक ही बार में हटाते? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है हिमांशु जी। और टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी का यूज ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भी मैनुअल काम क्यों कर रहे हैं? मैनुअल काम में ही ये सारी धांधियां होती हैं, जहां पे इंसान की इच्छाएं जो है, जो उसका जुरिस्डिक्शन जो है, वो अपनी इच्छा अनुसार अपना जुरिस्डिक्शन यूज करता है, वहीं सारी की सारे करप्शन का जड़ है, वहीं सारी की सारी समस्याएं वहीं उत्पन्न होती है। जी अच्छा, मजेदार बात यह है कि चुनाव आयोग से सवाल है, चुनाव आयोग पर आरोप है, चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है,
जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अभी वो ठाकुर साहब हैं, वो जो गोली मारो वाले, वो कह रहे थे कि धूल शीशे पर, धूल चेहरे पर थी और शीशा साफ कर रहे हैं राहुल गांधी। मतलब आपको उस लोकतंत्र में खुद ही आप पार्टिसिपेट करिए, और उस पर सवाल है कि चुनाव आयोग इस तरह की धांधली कर रहा है, वो आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है आने वाले कल में। तो इसका एक मतलब सॉल्यूशन ढूंढा जाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, विपक्ष को घेर लो, जो आरोप लगा रहा है उसी को घेर लो। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही तो पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि भाई अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही से दूर भागना जो है ये इनका एक परम कर्तव्य है। ये लोग सत्ता में क्यों है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी जवाबदेही जो है किसी भी कार्य की आप लेने के लिए तैयार नहीं, आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से विफल हो गई, आप ये मानने के लिए तैयार नहीं। आज भारत जो है ये आइसोलेटेड हो गया है इंटरनेशनल लेवल पे। ये चीज आपको, मुझे, देश के लोगों को समझ में आ रहा है, ये पर मानने के लिए इस चीज को तैयार नहीं है। ना अमेरिका इनके साथ में है, ना चाइना इनके साथ में है। कोई देश की, दुनिया की महाशक्ति इनके साथ नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये जहां भी जा रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में लामबंदी करने, वहां से उनको विफलता ही हासिल हो रही है। तो आपकी विदेश नीति विफल हो रही है। घरेलू फ्रंट पे मणिपुर जल रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में लोगों की शहादत हो जा रही है, औरतें बेवा हो जा रही हैं, विधवा हो जा रही हैं, बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम डोमेस्टिक फ्रंट पे देख रहे हैं, बहुत बड़ा फेलियर हो रहा है। वहीं हम देख रहे हैं एजुकेशन के फ्रंट पे कितनी घटिया क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही है। कई कई कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है, स्कूल में जो है मिड डे मील ठीक से नहीं है, और एग्जामिनेशंस के पेपर लीक हो जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में हम देख रहे हैं क्या बुरी अव्यवस्था है। तो कहने का अर्थ है कि भाई रेल में हम देख रहे हैं दुर्घटनाएं बढ़ी रही है, हवाई जहाज में हम देख रहे हैं क्रैश हो ही रहा है। तो ये देश चल कैसे रहा है भाई, ये कैसे चल रहा है? किसी के इस्तीफे नहीं हो रहे, किसी पे कोई जवाबदेही जो है वो फिक्स नहीं हो रही है। तो कहने का अर्थ है कि पूरा देश जो है ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, और ये लोग सिर्फ सत्ता के मजे ले रहे हैं। ये लोग सिर्फ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बांट रहे हैं। ये लोग सिर्फ बड़े बड़े अपने बिजनेसमैन मित्रों के लिए जो है वो बिजनेस वेंचर्स जो है नए नए तलाश कर रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये सड़ गया है, ये गल गया है। इसमें बहुत बड़े सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत, मतलब ये ऊपर से लेके नीचे तक आपको सुधार करने की इसके अंदर व्यवस्था, मतलब आवश्यकता है। मैंने आपके साथ ही एक कार्यक्रम में, या शायद संजय जी के साथ एक कार्यक्रम में कहा था कि किसी भी देश में लोकतंत्र सशक्त तभी रहता है जब विपक्ष सशक्त रहती है। लोकतंत्र को मजबूत बना के रखने की जिम्मेदारी जो है वो विपक्ष की है। तो पहली बार मैं देख रहा हूं 11 सालों में कि विपक्ष जो है वो सशक्त होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और विपक्ष जो है बढ़ चढ़ के जो है इनके ऊपर में हावी होता हुआ नजर आ रहा है, एजेंडा सेट करते हुए नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में इस चीज की इनको आदत नहीं है। आज तक एजेंडा बीजेपी और सरकार स्टैब्लिश करते आए हैं और विपक्ष ने उसके ऊपर में रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, लेकिन विपक्ष सर क्या ही फायदा, चोरी और सीना जोरी हो रही है, चोरी और सीना जोरी हो रही है, तो फिर इस पर क्या ही किया जा सकता। मतलब विपक्ष कितना भी सशक्त हो जाए, वो कितने भी आंकड़े ले आए, जब जवाब ही नहीं आएगा किसी का, जब कोई व्यक्ति इस्तीफा ही नहीं देगा, जब किसी की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी, तो फिर आप आरोप लगाते रहिए। मतलब क्या ही कहा जाए इस पर। अगर मतलब एक शर्म होती है ना, कहते हैं ना आंखों का पानी मर जाना, तो वो वाला स्थिति अगर हो गई है तो फिर अब क्या ही किया जाए। हिमांशु जी देखिए, एक मुहावरा है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी भाई? आप मत कीजिए, आज नहीं करोगे कल करना पड़ेगा आपको। आप तो खुद ही एक रिवॉल्यूशन, एक आंदोलन के लिए जो है लोगों को उकसा रहे हैं। आप खुद ही जो है एक जमीन तैयार कर रहे हैं। भाई भारत के लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं। इसलिए हमने देखा कि बांग्लादेश में हाल फिलहाल के दिनों में रिवॉल्यूशन हो गया, श्रीलंका में रिवॉल्यूशन हो गया, है ना। पाकिस्तान में हमने देखा कि जनता ने कैसे आर्मी के एरिया में कैंटोनमेंट पे हमला किया जब इमरान खान को जेल भेजा गया था। ये सब होने के बाद भी भारत में लोग शांत है, क्योंकि हम लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, और हम लोग नियम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग गॉड फियरिंग लोग हैं। पर यदि आप अत्याचार की इंतहा कर दोगे, जब सारी सीमाएं पार हो जाएंगी,
तो फिर उसके बाद में जैसा कि आपने कहा कि भाई कोई जवाब नहीं दे रहे हो, कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जनता क्या करेगी? जनता क्या करेगी? आप बताइए। तो इस चीज का निपटारण जो है संसद से लेके सड़क तक और सड़क से लेके संसद तक, ये पूरे के पूरे डायरेक्शन में विपक्ष और विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूती से अपना पक्ष रखना है। जब नजर आएगा कि विपक्ष सशक्ति के साथ, मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहा है, तो फिर लोग उनके साथ जुड़ेंगे। आप देखिए धीरे धीरे लोगों का कैसे इनको समर्थन मिल रहा है, विपक्ष को कितना समर्थन मिल रहा है। पहली बार ऐसा है कि सत्ता पक्ष जो है वो घबराया हुआ है, वो छुप रहा है, वो सवालों से जो है सवालों को डक कर रहा है, सवालों से बचना चाह रहा है, और विपक्ष उनके ऊपर में हावी हो रहा है। तो ये चीज जो है ये अपने आप में बहुत ही सुखद एहसास है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए, और यही चीज मिसिंग थी, गायब थी पिछले 11 साल से। ये चीज वापस आ रही है। ना जाने कितने 4 PM के इंटरव्यूज में मैंने यही बात कही कि विपक्ष को जो है वो आंदोलन करने की आवश्यकता है, विपक्ष को जो है सशक्ति के साथ अपनी बात रखने की आवश्यकता है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि एट लास्ट जाके जो है कुछ विपक्ष कर रहा है, और इसका हमको बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में नजर आएंगे। जी हिमांशु। चलिए देखते हैं, विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, अपने तरीके से आरोप लगा रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि वोट का अधिकार हमें मिला हुआ है और हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और सरकार जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है। चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। 7 तारीख से आज 13-14 तारीख हो गई है, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे दर्शक ही कमेंट करके बताएं हमें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।